जय किसान। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक हमारे सहयोगी हैं, डॉक्टर रतन लाल जी हैं जो हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं, डॉक्टर सुधांशु कुमार हैं जो डूटा के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी एकेडमिक काउंसिल मेंबर हैं, डॉक्टर सोनू हैं जो लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं, और अभी ये लौटे हैं जो किसान अभी दिल्ली के बॉर्डर पर, जो सिंघू बॉर्डर पर जमा है। और आज का ये जो संवाददाता सम्मेलन है, इसका प्रयोजन यह भी है कि समाज के सभी वर्गों के लोग आज किसान के साथ खड़े हैं, किसान के आंदोलन के साथ खड़े हैं और इस आंदोलन में अपना सहभागिता ढूंढें, इसका आह्वान भी किया जा रहा है। और इस दिशा में सबसे पहला आह्वान जो किया गया है वो ये किया गया है कि 2 दिसंबर 2 बजे जो इस कानून की प्रति है, इसका विरोध स्वरूप, एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर जो 3 फार्म लॉज करके कानून है, उन कानून का विरोध किया जाए और उसके विरोध के स्वरूप में उसको जलाया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में आर्ट्स फैकल्टी में गेट नंबर 2 पर यह विरोध होगा। इसके लिए जो औपचारिकता है और जो कोविड के कारण जो तमाम हिदायतें सरकार की है उसको फॉलो करते हुए जितने लोग संभव हैं वो जिनकी अनुमति मिल सकेगी हम लोग जमा होंगे, और नई अनुमति मिलेगी तो अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहेगी तो हम लोग इसके लिए भी तैयार। तो ये मूल प्रश्न यह है कि क्या समाज के लोग किसान के साथ खड़े हैं कि नहीं, क्या यह देश किसानों का है या 3 जो कानून बने हैं पूंजीपतियों के लिए और जो कॉरपोरेट के लिए उनके साथ है। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा डॉक्टर सोनू से जो मौकाए वारदात यानी मौकाए जगह से अभी लौटे हैं, सिंघू बॉर्डर से। इन्होंने मेडिकल कैंप लगाया था, किसानों की मदद भी की थी। हालांकि एक अप्रिय घटना हुई, एक बुजुर्ग किसान की मृत्यु हो गई वहाँ और ठंड के कारण, और इस तरह के हालात हैं क्योंकि 16 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, हज़ारों हजार की संख्या में किसान वहाँ खड़े हैं। और ये पंजाब के ही नहीं, हरियाणा के ही नहीं, अब जो है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भी किसान जमा हो चुके हैं। और जो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि लखनऊ में भी एक बड़ी जमावार है किसानों। तो इस संदर्भ में जो तमाम लोग हैं, खासतौर से बहुजन समाज के लोग खड़े हैं किसान के साथ। डॉक्टर सोनू आप बताएं। जैसा कि कल मैं गया था सिंघू बॉर्डर पर, वहाँ पे जो मेन समस्या थी मुझे देखने को मिली, किसान जो थे बात कर रहे थे किसान बचाओ मंडी बचाओ का नारा लगा रहे थे। तो उन्हें मंडी बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी तो मैं जानना चाहा, तो उन्होंने बताना शुरू किया कि 1965 के पहले सामंतवादी व्यवस्था थी, कोई रूल नहीं था। 1965 में एपीएमसी एक्ट आया जिसकी वजह से किसानों को एक मंडी मिली, सरकारी मंडी मिली, जहां पे शोषण कम होता था। वो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होता है एमएसपी पे उन्हें रेट मिलता था, वहां पे अपने सामान बेचते थे, तो शोषण की व्यवस्था कम हुई। लेकिन फिर से आज वही सामंतवादी व्यवस्था इस कानून को ला करके लाया जा रहा है। शोषण का जो माध्यम पहले था आज भी बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ वो लोग विरोध कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि एमएसपी के लिए एक्ट आए, यदि कोई मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस नहीं देता है तो उसके खिलाफ कानून बने और उसे सजा मिले। जबकि बहुत सारे वादे हुए हैं, उनमें भी इस बात का दर्द है, कभी भी 1.5 गुना एमएसपी उन्हें नहीं मिल पाई है। और जो बिचौलियों का सिस्टम है तो धीरे धीरे बना और सरकारी संरक्षण में हो रहा था, लेकिन आज जब निजी प्लेयर लग जाएंगे, आपकी फसलें निजी प्लेयर खरीदेंगे, कारपोरेट खेती होगी, तो किसानों को कहां से फायदा होगा, जबकि आप सरकारी कर्मचारियों से काम नहीं करा सकते। इसके अलावा उनके अंदर एक डर व्याप्त था कि सरकार उनको मारना चाहती है किसी न किसी तरीके से, और भी जल्दी बात कर सकती है। लेकिन अभी उन्हें लग रहा है कि आगे सरकार बात करने वाली नहीं है, और लगभग 6 महीने का राशन सभी किसानों के पास गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, टालियों में रखे हुए हैं, लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। इसमें हम लोगों का ये सहयोग होना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी किसान हैं उनके साथ आएं, और सभी किसानों की ये समस्या रही है। हमारे देश में लगभग 60 करोड़ किसान हैं और जीडीपी का केवल 0.4% किसानों पे खर्च होता है। जो मेजर जिससे हमें व्यवसाय मिलता है उसमें बताइए कितनी सरकार की सहभागिता कम है, केवल 0.4% खर्चा हो रहा है। इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। तो हम लोग इन तीनों बिल का विरोध करते हैं, और तमाम जो किसान हैं
इन्हीं सब मुद्दों लेकर के बहुत परेशान है कि जो मंडियां हैं उनसे छिन जाएंगी। मंडियां क्या है, सरकार की जो मंशा है निजी हाथों में बेचने की है। आगे आने वाले समय में बहुत सारी जो मंडियां पहले शहर से बाहर थी, आज सिटी के प्राइम लोकेशन पे आ चुकी हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनको सरकार बेचेगी। और इसके साथ साथ जो समस्याएं और भी देखने को मिल रही हैं उसमें था कि कोई ऐसी गारंटी योजना नहीं बनाई गई है जिससे किसानों की यदि फसल नष्ट हो जाती है या कोई दिक्कत आ जाती, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उन्हें वो लागत मूल्य मिल पाएगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर अपने अनुसार देखेगा। तो सभी चीज़ों का भय व्याप्त है और बिल्कुल उनका मानना सही है जो दिक्कतें हैं। और बाकी सर इसके आगे डॉक्टर सुधांशु कुमार जी, जो मैं परिचय दे चुका हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पूर्व उपाध्यक्ष, एकेडमिक काउंसिल मेंबर हैं और अभी सक्रिय रूप से कई सारे आंदोलन से तो जुड़े हुए हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन ये किसानों के संदर्भ में भी इनकी जो अपनी समझ है और जो इनकी भागीदारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि ये अपनी बात रखें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत स्पष्ट हो गया है पिछले 6 दिनों में 7 दिनों में जो आंदोलन है उसको देखकर कि सरकार जो तीनों कानून लेकर आई है वो किसानों की इच्छा के विपरीत। किसान बार बार ये कह रहे हैं कि जो हम सरकार से मांग रहे थे बजाय वो देने के, सरकार ने वैसी चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी कि कल हम जमींदार रहेंगे। मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ, हिंदी में एक बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हुए प्रेमचंद, और प्रेमचंद की एक रचना है गोदान। गोदान का जो नायक है होरी है, और होरी महतो कहलाता है। महतो इसलिए कहलाता है कि उसके पास 3 बीघे जमीन, और पूरे उपन्यास में जो लड़ाई है, होरी महतो अपने को महतो बनाए रखना चाहता है, अपनी जमीन बचाना चाहता है, लेकिन जो साहूकारों से और दूसरे लोगों से जो वो कर्ज लेता है अपनी जमीन में खेती करने के लिए, अपने घर की जरूरतों के लिए, और धीरे धीरे करके कहानी का अंत वहां पर होता है उस उपन्यास का, जहां पर होरी महतो उस कर्ज को चुकाते चुकाते अपनी खेत को जो गिरवी रख देता है और मजदूर में कन्वर्ट होता है, और मजदूरी करते करते उस खेत के ऊपर ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा तीनों बिल उस होरी की याद दिला। और ये बात हम आपको देखिए, किसानों ने जो पिछले दिनों करके दिखाया है उनको किसी को अब समझाने की जरूरत है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि कोई उनको भड़का रहा है और कोई लेके आ रहा है, तो या तो वो किसी पार्टी के एजेंट हो सकते हैं जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं, या फिर वो किसानों को नहीं समझते, वो इस देश को नहीं समझते। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं किसानों को, किसान आंदोलनकारियों को। उन्होंने इस देश के अंदर लोकतंत्र है इसको स्थापित किया, पुनर्स्थापित किया। पिछले दिनों एक खास करके दलित और पिछड़े समाज के बीच एक भय का माहौल बनता जा रहा था कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी छीना जा रहा है, और जो दिख रहा था बहुत क्लियर कट पिक्चर के रूप में आ रहा था, उसको किसानों ने दोबारा से स्थापित करके दिखाया कि हम अगर राजा बनाते हैं तो हमारे हिसाब से देश चलेगा, और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे चलाए जाते हैं और सरकारों को कैसे घुटने पे झुकाया जाता है, ये किसानों ने करके दिखाया। और इसलिए हम उनको सैल्यूट कर रहे हैं, हम इन किसान आंदोलनकारियों के साथ खड़े हैं। विश्वविद्यालय का शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, हमने अभी पीछे कल भी एक फेसबुक लाइव श्रृंखला चलाई थी। अलग अलग समूह के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो हमारे साथ निकल कर आए हैं, वो इन किसानों के साथ खड़े हैं। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी यही है कि हम ये बताना चाहते हैं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, किसान कह रहे थे एमएसपी की गारंटी। शांता कुमार की कमेटी बीजेपी सरकार ने बनाई थी, उसका रिपोर्ट है कि 6% लोगों को एमएसपी मिलता है। तो उनका डिमांड था कि जो 6% एमएसपी लोगों किसानों तक एमएसपी पहुंच पर रही है उसको आप 100% एमएसपी तक पहुंचाओ। उन्होंने नहीं कहा था कि खुला बाजार दे। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम इससे उनको खुला बाजार दे रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 1976 से इस देश में खुला बाजार है, नई चीज नहीं। 1976 में ओपन कर दिया गया था, कोई भी किसान देश का कहीं पर भी अपना सामान जाके बेच सकता है। और आप हम सब जानते हैं कि कोई कहीं पर भी, आज भी कोई किसान चाहेगा, दिल्ली का किसान चाहेगा बिहार जाके अपनी अनाज बेच सकता है, कोई रोक है क्या? तो ये झूठ है कि हम दूसरा, जो ये बात ये कह रहे हैं कि हमने एक देश एक मार्केट कर दिया किसानों के लिए, बजाय इसके उन्होंने एक देश 2 मार्केट कर दिया है। एक मार्केट होगा जो मंडियों का है और दूसरा प्राइवेट प्लेयर्स का है। और मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूँ, जियो मोबाइल हम सब ने देखा है, जियो लॉलीपॉप था। जियो जब शुरू में लॉन्च हुआ था तो 99 रुपया में आपको जो कहा गया था कि एकदम फ्री में जीवन भर आप कॉल करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा।
आज महीने का 399 रुपया वसूलना 3 महीने का शुरू कर दिया ना जी। क्यों? जब वो फ्री में लेकर आया हम सब उसकी तरफ जूझ गए, पूरा देश जो है जियो का लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो दूसरे मोबाइल ऑपरेटर्स थे वो मार्केट से साफ हो। पूरी की जो पहला बिल है वो इसी प्लानिंग के तहत है। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कुछ दिनों तक, मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों तक उस मंडी में जो रेट तय होगा उससे 100 रुपया बढ़ाकर खरीदेगा, 200 रुपया बढ़ाकर खरीदेगा। लेकिन जैसे ही मंडियों से में लोग बेचना कम कर देंगे, सरकार कहेंगे कि देखो मंडियों की अब जरूरत नहीं है, किसान बहुत खुश है, उनको बहुत अच्छा दाम मिल रहा है, मंडियां कर दी जाएंगी बंद। और जिस दिन मंडियां बंद कर दी जाएंगी उसके अगले साल से वो क्या होगा, धीरे धीरे पूरी मोनोपोली हो जाएगी इन कैपिटलिस्टों की, कि वो जैसी मर्जी होगी वैसे किसानों से सामान खरीदे। और इसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ। देखिए, अभी बिग बाजार का अधिग्रहण किया है रिलायंस पहले से इस सेक्टर में उतरा हुआ है। अडानी का पूरा व्यापार इसी से शुरू हुआ था। हम सब लोग फॉर्च्यून का पूरा सामान खरीदते हैं ना, वो अडानी का है। तो वो पहले से ही वो चीजें हो रही थी, और इन लोगों को फायदा पहुंचाने की उनको पूरी मोनोपोली देना चाहते हैं। ये सबको पता है, पूरे वर्ल्ड स्तर पर। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडस्ट्री की हालत खराब है वैश्विक स्तर पर। अब उनको कमाने का जरिया एक जगह कहीं पर दिख रहा है, वो है जमीन। क्योंकि भारत की जमीनें अभी भी जितना उसके ऊपर जो अनाज लगाना चाहिए, उपजाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वो एक तरह से कह सकते हैं यूज में। तो उसको चाहते हैं कि बड़े कॉर्पोरेट वहां पाना चाहता है, उसको अधिग्रहित करना चाहता है। आप जानते हैं किसानों की जमीन को अधिग्रहण करना इतना आसान नहीं है। लगातार संघर्ष हुए, यूपीए 1, यूपीए 2 और अब बीजेपी की सरकारों में हुआ। तो वो एक रास्ता निकाल रहे, भाया मीडिया ऐसा तैयार कर रहे हैं कि ऐसा कर दिया जाए कि किसान मजबूरन जो है अपनी जमीनें छोड़। आपको मैं बता रहा हूँ, देश के अंदर ये किसानों की डिमांड है कि हर 5 किलोमीटर के ऊपर एक मंडी हो। लेकिन सच्चाई क्या है, आज मात्र देश में 7,000 मंडियां हैं, जबकि 42,000 मंडियों की जरूरत है। वो नहीं करना चाहते, वेयर हाउसेज नहीं बनाना चाहते। जो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह बनते, उनको कैसे सुरक्षित करके उनको ज्यादा समय तक रखा जाए, किसानों के पास रहे, उसकी कोई चिंता इन सरकारों को नहीं। लेकिन कैसे किसानों को फंसा दिया जाए और वो मजबूर हो जाए अपने। आप देखिए सीरीज में तीनों बिल को अगर एक साथ आप जोड़ के देखेंगे तो पूरी की पूरी साजिश का इनका पर्दाफाश होता है। ये कह रहे हैं कि हमने ओपन मार्केट दे दिया। बिहार ने 2006 में ओपन मार्केट कर दिया। आज बिहार के किसानों की हालत क्या है? सबसे ज्यादा पलायन बिहार में हो रहा है। क्यों? जबकि वो जो है ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर जमीनें नहीं। मुझे लगता है मैदानी इलाका है बिहार और उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जमीनें और सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है उन राज्यों की। उसके बावजूद भी उन राज्यों के को लोग ज्यादा माइग्रेशन में क्यों है? क्योंकि वहां पर मंडियों की अच्छी व्यवस्था नहीं है। वहां आज भी किसान जो है अपनी जमीन अपने अनाज होने पौने दाम में, क्योंकि वहां पैक्स की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह का एक सिस्टम है। मैंने इस साल का रिपोर्ट देखा है, 2020 में मात्र जितना गेहूं का उत्पादन हुआ बिहार में, उसका 1% खरीदारी हुआ है पैक्स के तहत। अब आप सोचिए 99% वो ओपन मार्केट में बिक रहा है, तो उनको रेट ही नहीं मिल रहा। एमएसपी का बिहार के किसानों के लिए कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो सवाल ये है कि आप करना क्या चाहते हो भाई? लोग किसान क्या कह रहे हैं? ठीक है, तुम कह रहे हो ना कि मंडी नहीं खत्म करना चाहते, तो आप ये भी अनाउंस कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं कि हम एमएसपी खत्म नहीं करना चाहते, तो उसको लिख देने में क्या परेशानी? तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप लिख दीजिए ना, उसी कानून के तहत कर दीजिए कि ठीक है, आपको एक अलग मार्केट भी दे रहे हैं, हमारी मंडियां भी रहेगी, और हम आपको इस बात की गारंटी भी दे रहे हैं कि एमएसपी हम खत्म नहीं करेंगे और मंडियां भी जारी रहेंगी। किसान चुप हो जाएगा कि उसको आपकी साजिश नहीं लगेगी, फिर लगेगा कि आप सहयोग करने आए। दूसरा, देखिए 3 बिल है। एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, ऑलरेडी ठेकेदारी फार्मिंग हो रही है, ये सरकार भी एक्सेप्ट कर रही है। पंजाब के अंदर ठेकेदारी फार्मिंग है, और वहां का है। कोका कोला और पेप्सी दोनों ने केस किए थे किसानों के ऊपर 1-1 करोड़ का। अभी सुप्रीम कोर्ट तक वो केस गया है, कोई नई बात नहीं करने का। अब जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप करोगे, किसान नियम के तहत बांध के कि भैया अभी मुझे किसी ने बताया, और मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, ये कहा गया कि वो जो हाथ में पहनते हैं ना करा, उस करा में आलू का जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, चूंकि चिप्स बनाते हैं, तो वो कहा था कि इस कड़ा से जो आलू बाहर नहीं हो पाएगा, वो आलू का साइज हम खरीदेंगे, बाकी जो बचेगा वो आपका हो गया। अब बताइए, एक एक किसान के आलू नाप के पैदा करेगा क्या? तो आप इस तरह की स्थितियां पैदा करेंगे। किसान कर्ज तो लेगा ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो इसी बात का होगा ना कि हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, संपत्ति पैसे दे रहे हैं, आपकी पूंजी दे रहे हैं, आप अनाज उपजाइए और हमको दे दीजिए। पता चला जब अनाज उपजेगा, और हम सब जानते हैं भारत की कृषि जो है मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। पता चला कभी थोड़ी बारिश हो गई, कभी कुछ मानसून में गड़बड़ी हो गई, थोड़ा सा फसल खराब हुआ, बोलेंगे नहीं लूंगा, तो फिर किसान कहाँ जाएगा? वो मजबूर होगा, वो इधर उधर बेचेगा, सस्ते दामों में बेचेगा, और आप कहोगे कि हमने तो आपको इतनी पूंजी दी थी, तो हमें तो वो वापस चाहिए। कहां से देगा? फिर वो फंसेगा, और उसके बाद वो जमीन गिरवी रखेगा, वो होरी बनेगा, जो मैंने कहा
कि वो कर्ज लेगा और फिर वो होरी की तरह जमीन रखेगा और उसकी जमीनें चली जाएगी। सेकंड, थर्ड जो बिल है वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसमें आम जनता, मैं अपील कर रहा हूं कि जो साथी आपको देखेंगे, ये खाली किसानों की लड़ाई नहीं है। तीसरा बिल पढ़कर देखिए, वो हम सब के ऊपर आने वाला है। साफ साफ कहा जा रहा है कि अब आज के बाद से उस बिल, और वो चीजें शुरू हो चुकी हैं, कि अगर कोई अनाज, कोई सब्जियां, कोई फल महंगा बिक रहा, भी क्या करती है सरकार? जब महंगा बिक रहा होता तो सरकार जो है पता लगाती कि भाई का महंगा क्यों हो गया। जैसे प्याज पे सरकारें बदली है इस देश में, जब प्याज महंगा हो जाता है तो सरकार क्या करती है? पता लगाती है लोगों, जो व्यापारियों ने, बिचौलियों ने कहीं इकट्ठा करके उसको जो है ये तो नहीं कर रखा, तो छापा पड़ता है, फिर जो है व्यापारी जो है मजबूरी में फिर प्याज को इसको लेके मार्केट में आते हैं, रेट हमारा सस्ता हो जाता है। अब इस बिल में क्लियर कट कर दिया है कि ये हम सुविधा दे रहे हैं, कानून बना रहे हैं कि जिसकी जितनी मर्जी है जी वो सामान को इकट्ठा करे। सवाल ये है कि ये चीजें किसके लिए कर रहे हो? आप उस शोरूम से इसको जोड़ लीजिए, खरीदने की सुविधा दे दी फ्री में, शोरूम बड़े बड़े खुल रहे हैं, जो इस फूड ग्रेन्स के, वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स के खुले हुए हम सबके सामने, शहरों में बड़े स्तर पर खुले हुए, वो उनको खरीदने की इजी हो गई, जितनी मर्जी भंडारण का उनको सुविधा मिल गया, तो क्या होगा? सारा का सारा सामान के ऊपर मोनोपोली हो जाएगी इन लोगों। तो इसलिए इस चीज को तो हम सबको लड़ना चाहिए और आम जनता के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। आप अभी याद करिए, हमने अभी से 10 दिन पहले 200 रुपए किलो गाजर खरीदा है या नहीं खरीदा? हमें खुशी होती है वो 200 रुपए किलो गाजर में 190 रुपए अगर किसानों तक जाता, लेकिन गया होगा क्या? शायद 20 रुपया भी नहीं गया। तो इसलिए ये तीनों ही बिल का हम सब लोग मिलकर विरोध इस वजह से कर रहे हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई सही है और हम उनके साथ रहेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे सहयोगी और मुखर वक्ता डॉक्टर रतन लाल जी। गुड आफ्टरनून। जय भीम साथियों, बहुत विस्तार से सुधांशु जी ने और सोनू साहब ने बातें रखी। मुझे इस सरकार के कार्यशैली के, जिसका मोडस ऑपरेंडी जैसे काम कर रहा है, उसके दर्शन में मुझे बात रखनी है। आप सब साथी जानते हैं, पिछले कई सालों से लगातार हम लोग संविधान बचाओ देश बचाओ मुहिम चला रहे हैं और 5 मार्च को हमने रोस्टर के सवाल पर हमने भारत भी बंद किया था। उसके पहले 2 अप्रैल पे भी SC/ST के मुद्दे के सवाल पे भारत बंद हुआ था। सवाल है, जब बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, तो देश कोई जमीन एक नहीं होता है, भूमि नहीं होता है, देश बनता है लोगों से। और संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, संविधान वो आत्मा, एक तरह से समझ लीजिए कि संविधान वो है और संविधान लोगों के लिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया पहला लाइन है संविधान का। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आजादी जब मिली तो संविधान कैसा बनाया गया था? एक वेलफेयर स्टेट, सबके विकास के अवसर उसमें होंगे, सबके विकास के अवसर होंगे। तो जय संविधान, उसके बाद नारा लगा जय जवान जय किसान। मोटा मोटी कहने की बात यह है कि जो अभी सरकार है, देखिए पहले की सरकारें ने भी शुरू किया है कलाकारी, उन्होंने भी की, लेकिन तब भी एक मर्यादा था। कांग्रेस की रिजीम थी, UPA 2 में हम लोग लगातार रोस्टर के सवाल, विश्वविद्यालय के सवाल पे लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। मैंने कल डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से मैंने कुछ बातें कही थी, आज वो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन उस समय सरकार कम से कम मंत्री बात करता था। आज इतिहास में पहली बार ऐसा है कि पहले आंदोलनकारी गड्ढा खोदते थे, सड़क जाम करते थे, अब सरकार नाकेबंदी कर रही है, गड्ढा खोद रही है। तो आप समझ लीजिए कि संविधान में आंदोलन करने का, प्रतिरोध करने का अधिकार हमें संविधान ही देता है। तो ये समझ लीजिए कि सरकार जो है, इसकी आस्था संविधान में नहीं है और इनकी आस्था है जय धनवान, जय धनवान। अब क्यों कह रहे हैं संविधान खतरे? एक एक आप उठाकर देखिए, लगातार हर मुद्दे पे हम लोग ये बात कह रहे थे, ये संविधान विरोधी काम हो रहा है। पहले गाय मांस के नाम पे मुसलमानों को मारा गया, फिर CAA NRC आया। ये सरकार जो खुद नहीं करती है वो कोर्ट से करवाती है, सुप्रीम कोर्ट से। SC/ST एक्ट को कमजोर किया गया, फिर रोस्टर में हेराफेरी की गई तमाम, फिर CAA NRC आया। तो कर क्या रही है? ये एक एक करके जब एक पे डंडा पड़ता है तो दूसरा चुप है, दूसरे में पड़ता है तो तीसरा चुप है, तीसरे में पड़ता है तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये घटना नहीं संकेत है, ये देश, ये पूरा भारत, पहले उद्योग और बैंक, सारी पूंजी
पूंजीपतियों को दे दिया गया। और अब जो अन्नदाता है, जो किसान है, अब किसानों की जमीन भी सीधा, भारत में कह रहा हूं, पूरी भारत जो है पूंजीपतियों के हवाले किए जाने की पूरी तैयारी भाजपा सरकार ने की है। तो इसलिए साथियों, हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस वी हैव टू एड्रेस द रेलेवेंट क्वेश्चंस। ये जो सवाल ज्वलंत सवाल है, जन विरोधी सवाल है। कई लोग पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता? हमें क्यों डर लगता है? हम संविधान के अंदर बात कर रहे हैं, कोई संविधान विरोधी बात थोड़ी कर रहे हैं। तो जो इन्होंने क्या नहीं किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, पूरे एजुकेशन को बेच रहे हैं। ये ला रहे हैं न्यू लेबर लॉज। डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ भीड़ के 8 घंटा वर्किंग आवर कराया था, और फिर ये जो है ऑलरेडी लागू हो चुका है। ये ऑलरेडी लागू हो चुका है कि अब 12 घंटे मजदूर काम करते हैं, 8 घंटे का पैसा भी नहीं मिलता है। तो आप पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्री आपसे चल नहीं रही है। अरे भाई, आप कह रहे हो प्राइवेटाइजेशन में कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो एक बात बताइए मुझे, आप सब तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, देश की जनता से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कसाई अगर बकरा खरीदने जाता है तो दुबला पतला मरियल बकरा खरीदता है कि मोटा ताजा बकरा खरीदता है? पहले समझिए। तो अगर ये आपसे इंडस्ट्री नहीं चल रहा है, तो घाटे में चलने वाली इंडस्ट्री को ये पूंजीपति जो कि लाभखोर हैं, वो पतला बकरा खरीदेगा कि मोटा बकरा खरीदेगा? तो ये भेल भी बेच रहे हैं, बैंक भी जा रहा है, तमाम हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि किसानों का ये संघर्ष है, अन्य संघर्षों से अलग नहीं है, सब एक ही कहानी के, चाहे मुस्लिमों का मसला हो, माइनॉरिटीज का मसला हो, दलित का मसला हो, आदिवासी का मसला हो, मजदूरों का मसला हो, किसानों का मसला हो, यूनिवर्सिटी के लोगों का मसला हो, ये सब देखने में आपको अलग अलग नहीं दिखेगा, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, एक ही दर्शन से निकला हुआ है। भाजपा आरएसएस सरकार, इन्होंने संविधान चलाया, इतिहास से जाकर देख लीजिए, इनको भारत की आजादी में कोई इनका योगदान नहीं। तो इनकी आस्था संविधान में नहीं है। तो एक एक करके सब पूरा देश वो फिर से ये वित्तीय गुलामी इसको कहते हैं। अब अंग्रेज हुकूमत करने नहीं आएगा। अब अंग्रेज वहां से जो है अमेरिका एक चेक यहाँ पे बैंक में डालेगा और चेक से ही पूरा देश गुलाम हो जाएगा। एक चेक से गुलाम हो जाएगा। अब उसको पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट खर्चीला होता है ना, स्थापित करने की जरूरत नहीं है। देश का भूमि आपका, पानी आपका, चीनी आपका, मजदूर श्रम शक्ति आपका, सब कुछ आपका। वो एक चेक लेकर आएगा और यहाँ पे सारे संसाधन का इस्तेमाल करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। अडानी का, जैसे कहते हैं ना कि श्रमिकों का कोई देश नहीं होता है, तो पूंजीपतियों का भी कोई देश नहीं होता। कोई देश नहीं है। एक चेक के लाएगा और अडानी अंबानी का इंटरेस्ट, अमेरिका में बैठा पूंजीपति या इंग्लैंड में बैठा पूंजीपति का इंटरेस्ट एक ही है। तो इस पूरे देश को दोहन करने की, गुलाम बनाने की पूरी तैयारी है। ऐसा मोनोपोली की बात की अभी सुधांशु ने, कैसे रिलायंस ने ये की, पूरा ऐसा मोनोपोली बना देगा कि आपको यहाँ रहने के लिए जगह नहीं। उनके टर्म्स कंडीशन पे काम करिए, अगर नहीं करें तो आउट। तो ये एक जो लोकतांत्रिक देश था, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य है, उसको ये एक तरह से मनुस्मृति में अपर क्लास पूंजीपति और बड़े जात के मुनाफाखोर पूंजीपति, इनका गठजोड़ है, ये समझिए। तो इसलिए अब तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल क्लास क्यों चुप है, वो क्यों नहीं आ रही। अपने किसान को अपने करने दीजिए, लेकिन आप मुद्दा तो उठाइए। तो पॉलिटिकल क्लास अगर मुद्दा नहीं उठा रहा है, तो मैं देश के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि निजीकरण के खिलाफ एक मुश्त करोड़ों लोग दिल्ली पहुंचे। अडानी कहते हैं ना कि शैतान की आत्मा कहाँ थी, तो तोते के नाभि में थी। तो इनकी पूरी आत्मा पूंजीपतियों में। अब समय आ गया है कि निजीकरण के खिलाफ सड़क पे उतरने की, कि सब जड़ वहीं पे है, चाहे किसान, मजदूर, चाहे शिक्षा, प्रोफेसर, स्टूडेंट, सब ले लीजिए, सब जड़ वहीं है। मुनाफा बेसिक बात है। तो अब समय आ गया है कि सारे पूंजीपतियों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो, सारा राष्ट्रीयकरण हो। और इसको लेके चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, क्योंकि पूंजीपति जो पैसा कमाते हैं वो कोई ऊपर से उनको चेक नहीं आया था आकाश से। इस देश के मजदूर, किसान के मेहनत से जो कमाया हुआ पैसा है, वो कमाया हुआ पैसा ये लूट मचा रहे हैं। तमाम किसानों को पूरा भूमिहीन मजदूर बनाएंगे। तो इसलिए इस बिल के खिलाफ हम लोग हैं। कल हम लोग का एक एक्शन प्रोग्राम है, 8 फैकल्टी में गेट पे मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क पहनकर, और इसकी प्रति वहां जलाई जाएगी, जैसे हम लोगों ने 2 अप्रैल 5 मार्च को किया था।
अब हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। अब देश की जनता भी समझ रही है कि हम लोग लगातार जो बात कर रहे हैं, नेता बोले ना बोले, उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे, कंपल्सन होंगे। हम यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ाते हैं और कम से कम बुद्धिजीवी होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब देश और संविधान खतरे में हो तो अपनी आवाज बुलंद करें, अपनी आवाज को मुखर करें। शुक्रिया साथियों, जय भीम। हमारे 2 और साथी आ चुके हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर जितेंद्र मीना जी भी डूटा एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। और डूटा एग्जीक्यूटिव मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और इनके पहले 2 चीज जो इन्होंने कहा, जो आत्मा जो है मेरे हिसाब से ईवीएम में, वो ईवीएम जो है उस पर भी हमला होना चाहिए। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कि संविधान खतरे में। ऐसी स्थिति में हम लोग जो आज आह्वान कर रहे हैं कि जो किसानों के आंदोलन के समर्थन में सभी कोई उठ खड़े हों, तो मैं जितेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम साथियों को सलाम। साथियों, मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे वहाँ पर मंडी सिस्टम आज भी जिंदा है। और अगर हम मंडी सिस्टम को देखें, मेरे वहाँ का जो सिस्टम है उसमें देखेंगे तो पता चलेगा कि हर तहसील के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर मंडियां मौजूद हैं और बखूबी बहुत अच्छे से जो है काम कर रही है आज की तारीख अभी तक। और अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े दायरे में होकर के वो मंडियां फैली हुई है, जहां पर कि तमाम किसान पहुंचते हैं। जिन चीजें जो पहले से जिनके दाम फिक्स किए गए हैं उनको दाम मिल रहा है, लेकिन अभी जो हालात बने हैं उन हालात को अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि सबसे पहला हमला सरकार उन्हीं मंडियों के ऊपर कर रही है। और वो मंडियां जैसे ही खत्म होंगी तो किसान के हालात तो अलग चीज है, लेकिन जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो उन मंडियों की जो जमीनें हैं, मंडियों का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनीज को देने की तैयारियां हो चुकी है। तो पहला चीज तो ये हो रहा है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है वो हवाले कर दिया जा रहा है। अब दूसरी चीज की अगर हम लोग बात करें तो पता चलेगा कि सबसे बड़ा दिक्कत इसमें होने ये जा रहा है कि ये जो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, वाणिज्यिक जो कर रहे हैं, इसमें दिक्कत ये होगी कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के जरिए कि वही फसलें जो है पैदा की जाएंगी जिनकी की मार्केट में डिमांड होगी। वो मार्केट देश का मार्केट हो सकता है, वो इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है। तो इससे जो खतरा होने जा रहा है वो दूसरा खतरा होगा, वो होगा खाद्यान्न का खतरा। क्योंकि अभी तक जो भी चीज हम पैदा करते आ रहे हैं खेतों में, वो हम अपनी जरूरत के हिसाब से करते आ रहे हैं। क्योंकि खेती हमारे लिए कभी कोई बिजनेस नहीं रहा। खेती हमारे लिए अपनी लाइफ के लिए सबसे जरूरी रहा कि हम अपने आप को सरवाइव कैसे करें। और उसके बाद दूसरी चीज उसमें ये थी कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा उसको हम मंडी में ले जाकर के बेच रहे थे। एटलीस्ट राजस्थान का जो किसान है वो बड़ा जोतदार नहीं है, बहुत छोटा जोतदार है। तीसरी चीज, जैसे ही ये बिल आते हैं, बिलों के आने के बाद जो दिक्कत हो रही है वो ये है कि अभी इनको जो इसेंशियल कमोडिटीज से बाहर निकालने के बाद जो कालाबाजारी है उसको लीगलाइज कर दिया गया, चोरी को लीगलाइज किया जा रहा है। तो आज की तारीख में हालात ये है कि मैं अपनी बात करूं तो मेरे यहां पे मिर्च की पैदावार बहुत अच्छी है और मिर्च का दाम कभी भी हमें 10 से 15 रुपए किलो से ज्यादा आज तक नहीं मिला, कभी नहीं मिला। और मंडी के बाद जब यहां शहरों तक पहुंचता है किस भाव से मिलती है आप सब लोग बखूबी जानते हैं। तो दिक्कत ये होने जा रहा है कि न तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने जा रहा है और जैसे ये प्रोडक्शन होगा तमाम जो कंपनी है वो उसको स्टोर करेंगी और उसके बाद उनकी कालाबाजारी शुरू होगी और जैसे ही फिर जब जरूरत पड़ेगी लोगों को फिर वो ऊंचे दामों पर बेची जाएगी। लिहाजा वो जो मुनाफा है वो कंपनियों के पास जाने वाला है। अगली इसमें दिक्कत यह है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग ये करने जा रहे हैं उसमें दिक्कत यह है कि कॉन्ट्रैक्ट से आप
आप खुद कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं कर सकते। एक लिमिटेड टाइम के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर तमाम तरीके के फाइन लगाए जाएंगे। और अभी इसी तरीके के और भी कई प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं। ऑलरेडी गंगानगर में, राजस्थान के गंगानगर की मैं बात करूं तो वहां पर इस दिशा में काम हो चुका है। पिछले साल हम लोगों ने एक केस भी देखा था जिसमें कि अमेरिकन एक कंपनी ने आलू पैदा करने वाले अहमदाबाद के किसानों पर लाखों रुपए का जुर्माना ठोक दिया था, क्योंकि उन्होंने वो आलू उपजा लिए थे जिन पर कि अमेरिकन कंपनी का कॉपीराइट था। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग का भी जो सिस्टम आने जा रहा है, इसमें ये वही होने जा रहा है कि सारा का सारा प्रॉफिट कंपनियों के पास होगा, मेहनत किसान करेगा, जमीन उसकी होगी और सारे के सारे डिसीजंस कंपनी लेगी, कंपनी मुनाफा कमाएगी, किसान जो है वो अपनी ही जमीन पर जो है मजदूर बन करके रह जाएगा। तो जिस तरीके का पूरा प्रोपेगेंडा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई इससे बहुत ज्यादा जो है किसानों को फायदा होने वाला है, यह फायदा उसी तरीके का है जैसा कि नोटबंदी से फायदा हुआ था या जीएसटी से व्यापारियों को फायदा हुआ था। तो दरअसल ये अभी अगर हम लोग देखें तो ये बिल के आने से पहले ही अडानी के एग्रो के जो प्लांट है वो लग चुके हैं, स्टोरेज बन चुके हैं, और इसीलिए सरकार को इतनी हिम्मत मिल रही है, उनको लग रहा है कि वो अब वापस नहीं हटेंगे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के दरवाजे पर किसानों ने दस्तक दी है और जिन इरादों के साथ वो यहां तक पहुंचे हैं, हम समझ सकते हैं कि वो अब बिना कुछ लिए वापस नहीं जाने वाले हैं। और उनका पर्पस सिर्फ इतना सा नहीं है कि वो एमएसपी लेकर के लौट जाएंगे या एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाएगा तो वो लौट जाएंगे। वो नहीं लौटने वाले हैं। वो एमएसपी के साथ साथ वो तीनों बिलों को वापस कराएंगे। उसके साथ साथ उनकी जो असली डिमांड है, वो असली डिमांड है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको लागू करने की, क्योंकि इसीलिए बहुत जरूरी है कि तमाम लोग, जितने भी लोग हम लोग यहां पर हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली के बाहर जो लोग हैं, उन तमाम सबसे एक अपील है। अपील ये है कि जो जहां पर है किसानों का साथ देना शुरू करें। जो दिल्ली में है वो बॉर्डर एरियाज में जाएं, जहां पर भी उनको कंफर्ट हो। जो नहीं दिल्ली में आ सकते हैं वो अपने अपने इलाकों में ये तमाम तरीके के प्रोग्राम्स जो है कर सकते हैं। उसके साथ साथ सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर वो लिख सकते हैं और किसान आंदोलन को मजबूती दे सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव को आमंत्रित करता हूं और ये पुनः बताना चाहूँगा कि 2 दिसंबर 2 बजे अपील है कि इस कानून की प्रति को जलाकर इसका विरोध करें। पूरे देश में सभी वर्गों के लोगों से, सिर्फ किसानों से नहीं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमारे मुखर साथी और ये होके आए हैं अभी सिंगू बॉर्डर जहाँ किसानों का जमा हो रहा है, तो ये बताएंगे अपनी बात। जी बहुत शुक्रिया सुरेश सर। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हम शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता साथी हैं, डॉक्टर्स हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि दिल्ली में हर तबके के लोग किसानों के साथ खड़े हैं और जो खड़े हैं वो बाकी लोगों से एक अपील कर रहे हैं कि आप भी किसानों के साथ खड़े हों। इस मकसद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां छात्रों को ये सिखाया जाता है कि आप केवल छात्रों के मसले पर बोलें, शिक्षक को कहा जाता है कि आप केवल शिक्षा के बारे में बात करें, और बाकी लोगों को कहा जाता है कि आप बाकी किसी मुद्दे पर बात न करें। लेकिन जब किसानों का मसला होता है तो गृह मंत्री बयान देता है, गोया ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। किसानों से बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री बुलाया जाता है, कृषि मंत्री नहीं बुलाया। कृषि मंत्री फिक्स टाइम देता है कि 3 तारीख को मिलेंगे। उस वक्त ये जरूरी हो जाता है कि सरकार या सत्ता में बैठे लोग जो खांचे बना रहे हो, हम उन खांचों को तोड़ें और हम ये कहें कि हम छात्र हैं, हम प्रोफेसर्स हैं, हम डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, हम अपने मसले के लिए तो लड़ेंगे ही,
लेकिन जब किसान मजदूर निजीकरण का सवाल होगा तब भी हम मुखर होकर के लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हम लोग आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जितने भी लोग इस बातचीत को सुन रहे होंगे, आपसे भी एक अपील करते हैं कि टीवी में जो लोग बैठ करके इन किसानों को आतंकवादी कहने वाली डिबेट में शामिल हो रहे हैं, जो नेता बयान दे रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं है, इनको ये बरगलाए गए लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, ये नासमझ लोग हैं, उन लोगों से एक सवाल पूछने का वक्त है कि आपका हक क्या है यह बात बोलने का। वो किसान जब वोट देता है तब वो सबसे समझदार होता है, और आज जब वो आपकी नीति पर सवाल उठा रहा है तो वो नासमझ है। दूसरी किसान पूछ रहे हैं कि आपने किन किसान संगठनों की मांग थी जो आपने ये लागू किया, ये मांग किसकी है? अगर ये मांग किसान संगठन करते तब आप ये तीनों कानून ले आते। ये तीनों कानूनों की मांग तो कारपोरेट घरानों की है और उनके पक्ष में ये काम किया जा रहा है, तो देश भर के किसान इसमें विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात, मीडिया में क्या चल रहा है कि केवल पंजाब के किसान काम ये आंदोलन कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। तो जिन जगहों के, जिन राज्यों के, जिलों के किसान पहले ही बर्बाद हो चुके, वो कहां से विरोध करेंगे? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि विश्वविद्यालयों पर जब हमला होता है तो सबसे मुखर आंदोलन दिल्ली विश्वविद्यालय से होता है। कोई भी मसला हो जो देश भर के विश्वविद्यालयों पर लागू होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाकी विश्वविद्यालयों को तो इन्होंने पहले ही बर्बाद कर दिया है। वहां न शिक्षक संगठन बचे हैं, न वहां शिक्षकों की नियुक्ति होती है, न वहां एडहॉक अपॉइंटमेंट होता है, न शिक्षकों को कोई सुविधा मिलती है। वैसे ही ये जो जिम्मेदारी दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ निभाता है, छात्रों का मसला होता है, तो सबसे मुखर आंदोलन जेएनयू से होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि छात्र संघ जेएनयू का सबसे मजबूत है। वैसे ही किसानों की मंडी का सवाल हो, किसानों के एमएसपी का सवाल हो, एपीएमसी का सवाल हो, या जितने भी सवाल हो, उसका सबसे ज्यादा लाभ इस समय पंजाब के किसान ले रहे हैं, क्योंकि वहां स्ट्रक्चर बर्बाद नहीं हुआ है। हम जिस पूर्वांचल के इलाके से आते हैं वहां मंडियां ही खत्म कर दी गई, वहां तो कोई छोटी छोटी जोत है, वहां कुछ नहीं है। तो इसलिए ये टीवी में बहस जो हो रही है कि ये कुछ लोग हैं, ये भटकाए हुए लोग हैं, यह गलत बहस है। हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि जहां आप हैं वहां से इस बात को उठाइए। और आखिरी बात कि जब दलित बोलेगा तो वो नक्सली कहलाएगा, जब मुसलमान बोलेगा तो वो आतंकवादी कहलाएगा, जब शिक्षक प्रोफेसर बुद्धिजीवी कोई बात बोलेंगे तो वो अर्बन नक्सल कहलाएंगे। आज किसानों को भी आपने आतंकवादी, खालिस्तानी, जाने क्या क्या कह दिया। तो ये एक बात मेरी ये भी है कि इस देश में जमहूरियत खतरे में है, उसके साथ साथ जनता का सड़क पर आंदोलन करने का हक भी छीना जा रहा है। अगर आप सरकार के विरोध में आंदोलन करेंगे तो आपको बदनाम किया जा रहा है। इसके खिलाफ भी आपको बोलना होगा कि ये किसान है, किसानों की पहचान ऐसी होती है कि उनके ऊपर अगर आपने गड्ढे खोदे थे ना, आपने बोल्डर रखे थे, इसलिए क्योंकि आप सीधे लाठी नहीं चला पा रहे थे। आपको पता है कि अगर किसानों पर लाठी चलाएंगे तो पूरे देश में इसका क्या असर होगा। बावजूद इसके अमानवीय काम आपने किए हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अगर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, हम एक सामाजिक सांस्कृतिक मसलों पर समझदारी रखते हैं, तो आज मुखर होकर के किसानों के साथ खड़े हों। निजीकरण और कंपनी राज, ये आखिरी बात मेरी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा बातें नहीं होंगी। आखिरी बात यह है कि भारत को कंपनी राज के जरिए गुलाम कैसे बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ही लेकर आई थी, और उसने जाते जाते कहां पहुंचाया था इस देश को कि वह जो नील की खेती होगी, व्यापारिक फसलों की खेती होगी, तो औद्योगिक क्रांति का फायदा उठाया हुआ ब्रिटेन भारत को उपनिवेश बनाकर यहां खेती भी उन चीजों की करवाता था जिसकी जरूरत उनकी कंपनी को होती थी, और यहां उन्होंने खेती की, औने पौने दाम पर उसको खरीदा, और फिर वहां फैक्ट्री में बना हुआ माल इन्हीं किसानों को दुगने दाम पर बेचा। वही कंपनी राज आज अंबानी, अडानी और मोदी के अपने कॉरपोरेट दोस्तों के हाथों बेचने की कोशिश के जरिए आ गई। तो आखिरी बात यह है कि अगर इस देश को बचाना है, विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के तहत उन्हीं निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल कोरोना में फायदा पहुंचाते हैं, और अभी रतन सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर ये सारी कंपनियां विफल हो गई हैं तो ये कारपोरेट घराने उनको क्यों खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये झूठ बोला जा रहा है, और आज देश उस मुहाने पर खड़ा है कि अगर आप अपने विश्वविद्यालय नहीं बचा पा रहे, अगर सरकारी अस्पतालों को नहीं बचा पा रहे, और अब अपनी खेती और किसानी को भी नहीं बचा पाएंगे कारपोरेट घरानों में बिकने से, तो फिर आपको इस देश में कुछ नहीं बचेगा।
कहने को आप वोट देंगे, फिर ईवीएम से वो वोट कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। आपके लिए लोकतंत्र का कोई मसला नहीं होगा। इसलिए आवाज उठाइए, बोलिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम लोग आपसे यही अपील करते हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों के मसलों को उठाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी, धन्यवाद। और कहाँ ये काला धन लाने वाले थे और काला बाजारी को लीगलाइज कर दिया। आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश that we appeal to all the people of India, right from north to south, that they should join the farmers' agitation so that this country is saved from being enslaved by the corporates, especially Adani and Ambani, so that the privatization doesn't sell off this country, so that the rights of the people, the democratic rights of the people still remain, and so that all of us are able to enjoy the independence what we got. People who are in power never fought for independence. They are the ones who were in hand and glove with the Britishers, and now they are again in hand and glove with international corporate people. So that this appeal is that on 2nd of December at 2 o'clock, please join together wherever you are to protest against the 3 farm laws. And you can protest that by also burning a copy of that law wherever you are, and kindly upload that in the social media. Thank you very much. अगर कोई प्रश्न है तो डॉक्टर साहब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।